हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। तो फ्रेंड्स, ये है उत्तराखंड एलटी भर्ती परीक्षा हेतु अभ्यास मॉक टेस्ट हिंदी विषय के लिए। तो फ्रेंड्स, ये इसका पार्ट 22 है और आज के इस मॉक टेस्ट में आपके सामने होंगे 40 महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं आज का मॉक टेस्ट। तो पहला प्रश्न है, वह पथ बंधु था उपन्यास के लेखक हैं? कौन नरेश मेहता, खो प्रभाकर माचवे, गौ भैरव प्रसाद गुप्त या घौ रांगेय राघव। तो देखिए, वह पथ बंधु था, ये उपन्यास के लेखक हैं नरेश मेहता जी। ऑप्शन क सही हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है, सुबह दोपहर शाम किसकी रचना है? क वृंदावन लाल वर्मा, ख प्रेमचंद, गौ उपेंद्र नाथ अस्क या घौ कमलेश्वर। तो ये रचना है कमलेश्वर जी की। ऑप्शन ख सही हो जाएगा। तीसरा प्रश्न है, हिंदी में समस्या प्रधान नाटकों के प्रवर्तन का श्रेय किसे जाता है? क लक्ष्मी नारायण मिश्र, ख लक्ष्मी नारायण लाल, गौ भुवनेश्वर प्रसाद या घ मोहन राकेश। तो इसका सही आंसर है क लक्ष्मी नारायण मिश्र। चौथा प्रश्न, नाटक जारी है काव्य संग्रह किसका है? क श्रीकांत वर्मा, ख चंद्रकांत देवताले, गौ धूमिल या घ लीलाधर जगूड़ी। तो नाटक जारी है, ये रचना है लीलाधर जगूड़ी जी की। पांचवा प्रश्न है, नई कविता नाम किसके द्वारा दिया गया है? क ज्ञेय, ख मुक्तिबोध, गौ मलयज या घ शमशेर बहादुर सिंह। तो नई कविता ये नाम दिया गया है अज्ञेय के द्वारा, जिनका पूरा नाम था सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। छठा प्रश्न है, प्रयोगवाद की प्रवृत्ति नहीं है? क क्षणवाद, ख बौद्धिकता, ग दुखवाद या घ पारंपरिक उपमानों का प्रयोग। तो इसका सही आंसर होगा घ पारंपरिक उपमानों का प्रयोग। ये प्रयोगवाद की विशेषता नहीं है। सातवां प्रश्न है, काव्य आत्मा की संकल्पनात्मक अनुभूति है, किसका कथन है? क रामचंद्र शुक्ल, ख पंत यानी कि सुमित्रा नंदन पंत जी, गौ महादेवी वर्मा या घ जयशंकर प्रसाद। तो ये कथन है जयशंकर प्रसाद जी का। आठवां प्रश्न है, जयपुर नरेश जगत सिंह के आश्रय में रहते हुए पद्माकर जी ने कौन सा लक्षण ग्रंथ लिखा? क जगद विनोद, ख राम रसायन, ग हिम्मत बहादुर या घ प्रबोध पचासा। तो उन्होंने लिखा था क जगत विनोद। नौवां प्रश्न है, अपभ्रंश शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? क भरत मुनि, ख पतंजलि, ग राजशेखर या घ भामह। तो अपभ्रंश शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया पतंजलि जी ने। 10वां प्रश्न है, निम्न में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है? तो यहाँ पर देखिए, आप सीधे देखिए यहाँ पर कौन सा शुद्ध शब्द है। तो देखिए, इसका सही आंसर हो जाएगा ख मुमूर्षु, यानी जो जिसकी मृत्यु नजदीक हो उसे कहा जाता है मुमूर्षु। तो आंसर हो जाएगा ख। 11वां प्रश्न, वही वर्तनी शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? तो यहाँ पर 4 ऑप्शन है आपके सामने, तो इसमें से कौन सा है? तो देखिए, ये है षष्ठम, जो शुद्ध शब्द है, बाकी अशुद्ध हैं। 12वां प्रश्न है, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है? तो यहाँ पर भी देख सकते हैं ऊपरी लिखित, तो सही जो है शुद्ध वो कौन सा वाला होगा? तो यहाँ पर आपके सामने 4 ऑप्शन हैं, तो इसका सही आंसर देख लीजिए घ ऊपरी लिखित। 13वां प्रश्न, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? क अंत्याक्षरी, ख पूजनीय, ग तदोपरांत या घ कवि यत्री। तो देखिए, इसमें भी आपको शुद्ध वर्तनी वाला शब्द चुनना है, तो वो होगा क अंत्याक्षरी। बाकी सभी देखिए, पूजनीय नहीं होता, पूजनीय होता है, तदोपरांत नहीं होता बल्कि तदुपरांत होता है, कवित्री नहीं होता बल्कि कवयित्री होता है। तो ये भी आप ध्यान दीजिएगा। तो हमारा शुद्ध जो शब्द है वो है अंत्याक्षरी। 14वां प्रश्न है, कबीरदास जी के प्रमुख शिष्य कौन थे? कौरदास, ख धर्मदास, गौ दादू या घ सुंदरदास। तो उन्होंने बीचक का संकलन भी किया था इनके, तो वो थे धर्मदास जी, इनके जो प्रमुख शिष्य थे। 15वां प्रश्न है, किस कवि को कवियों का कवि कहा जाता है? क हरिवंश राय बच्चन, ख
भवानी प्रसाद मिश्र, गौ अज्ञेय या घौ शमशेर बहादुर सिंह। तो देखिए ये कहा जाता है शमशेर बहादुर सिंह जी को। 16वां प्रश्न, कवि बिहारी का जन्म कहाँ हुआ था? क फैजाबाद, ख रीवा, ग ग्वालियर या घ भोपाल। तो कवि बिहारी का जन्म हुआ था ग्वालियर में। 17वां प्रश्न है, निम्न में से अंतःस्थ व्यंजन कौन सा है? तो यहाँ पर देखिए 4 ऑप्शन है, डॉ, य, सौ या टॉ। तो जो अंतःस्थ है वो होता है य, र, लव। तो ये क्या है आपके अंतःस्थ। 18वां प्रश्न, हिंदी शब्दकोश में श का क्रम किस वर्ण के बाद आता है? तो जो डिक्शनरी होती है उसमें जो शब्दकोश होता है उसमें श किसके बाद आता है? क। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन है आपके। तो देखिए जो श होता है, तो जो श होता है सबसे पहले इसमें आता है क, फिर स आता है इसमें मूर्धन्य स। तो इस तरह इसका हम वर्ण विच्छेद कर सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले क ही आ रहा है तो हिंदी शब्दकोश में, तो इसका क्रम किसके बाद आएगा? क के बाद। अगला प्रश्न है, छंद पढ़ते समय आने वाले विराम को क्या कहते हैं? क गति, ख यति, ग तुक या घ गण। तो छंद पढ़ते समय जब विराम आता है तो उसे कहा जाता है यति। ऑप्शन ख सही हो जाएगा। 20वां प्रश्न, निम्न में से सममात्रिक छंद का उदाहरण कौन सा है? सममात्रिक छंद, समान मात्राओं वाला छंद। क दोहा, ख सूरठा, ग चौपाई या घ ये सभी। तो यहाँ पर देखिए जो चौपाई होता है इसमें 4 चरण होते हैं जिसमें 16-16 मात्राएं होती हैं, तो ये होता है सममात्रिक छंद। 21वां प्रश्न है, किस छंद का पहला व अंतिम शब्द एक सा होता है? यानी कि पहला शब्द और अंतिम शब्द एक सा होगा उसमें। क कुंडलिया, ख रोला, ग दोहा या घ सूरठा। तो देखिए जो कुंडलिया छंद है इसका पहला और अंतिम शब्द एक सा होता है। 22वां प्रश्न है, रिजु शब्द का विलोम क्या है? तो रिजु का विलोम सरल, सीधा, तिर्यक या वक्र। तो रिजु का विलोम होता है घ वक्र। 23वां प्रश्न, उन्मुख का विलोम है? क प्रमुख, ख विमुख, ग सन्मुख या घ त्रिमुख। तो उन्मुख का विलोम है विमुख। 24वां प्रश्न, कौटिल्य का विलोम शब्द क्या है? क मृदुलता, ख आर्तव, ग मार्दव या घ आर्जव। तो कौटिल्य का जो विलोम शब्द होगा वो होगा आर्जव। 25वां प्रश्न काफी महत्वपूर्ण, पीढ़ी दर पीढ़ी चला आने वाला के लिए एक शब्द होगा। क क्रमागत, ख अन्वयागत, ग परागत या घ तथागत। तो इसका होगा अन्वयागत। 26वां प्रश्न है, व्यास का विलोम है? क समास, ख संश्लेषण, ग संक्षेप या घ लघु। तो व्यास इसका विलोम होगा समास। 27वां प्रश्न, फूल का पर्यायवाची नहीं है? तो देखिए जब भी ऐसे प्रश्न आते हैं आप पढ़ लीजिएगा अच्छी तरह, इसमें पूछा गया नहीं है। क सुमन, ख पुष्प, ग तनुजा या घ कुसुम। तो देखिए यहाँ पर जो तनुजा है इसका अर्थ होता है बेटी, उसका पर्यायवाची है, लेकिन ये फूल का नहीं है, बाकी फूल के पर्यायवाची हैं। देखिए हमसे पूछा गया है नहीं, तो आंसर होगा ग तनुजा। 28वां प्रश्न है, प्रेक्षा शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या है? क दीक्षा, ख परीक्षा, ग शिक्षा या घ दृष्टि। तो प्रेक्षा शब्द का पर्यायवाची होता है दृष्टि। 29वां प्रश्न है, निसी दिन बरसत नैन हमारे पंक्ति में कौन सा रस है? तो देखिए इसमें कौन सा रस है, रस भी आने चाहिए आपको। क करुण रस, ख रौद्र रस, ग श्रृंगार रस या घ भयानक रस। तो देखिए यहाँ पर निशिदिन बरसत नैन हमारे, तो कंफ्यूज नहीं होना है, यहाँ पर कौन सा रस होगा? यहाँ पर होगा श्रृंगार रस। यहाँ पर कौन सा रस होगा? वो हो जाएगा ग श्रृंगार रस। देखिए जो श्रृंगार रस होता है इसके भी दो भेद होते हैं, एक होता है संयोग और एक होता है वियोग। तो देखिए जब नायक और नायिका का बिछड़ते हैं नायक और नायिका,
तो वहाँ पर होता है वियोग श्रृंगार रस। तो यहाँ पर वियोग श्रृंगार रस ही है, तो पूछा गया है तो हम कहेंगे केवल श्रृंगार रस। 30वां प्रश्न है रीतिकाल को श्रृंगार काल की संज्ञा किसने दी? क विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, ख रामकुमार वर्मा, ग रामचंद्र शुक्ल या घ रमाशंकर शुक्ल रसाल। तो रीतिकाल को श्रृंगार काल की संज्ञा दी विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी ने। वहीं जो रमाशंकर शुक्ल रसाल जी थे, इन्होंने कलाकाल नाम दिया। 31वां प्रश्न जो भाव मन में अल्पकाल तक संचरण करके चले जाते हैं उन्हें कहा जाता है? तो ऐसे भाव जो काफी कम समय तक रहते हैं फिर चले जाते हैं, तो उन्हें क्या कहा जाता है? क संचारी भाव, ख अनुभाव, ग स्थायी भाव या घ विभाव। तो देखिए ये भाव कहलाते हैं संचारी भाव। संचारी भावों की संख्या कितनी होती है? 33। ये भी पूछा जाता है। 32वां प्रश्न है भाषा विज्ञान की दृष्टि से ऊ यानी कि जो बड़ा ऊ है किस प्रकार का स्वर है? क पश्चिम विवृत, ग अग्र संवृत, ग अग्र विवृत या घ पश्चिम संवृत। तो देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा पश्चिम संवृत स्वर। 33वां प्रश्न है निम्न में से स्वर संधि का उदाहरण है? क अन्वय, ख किंचित, ग तद्रुप या घ नीरस। तो देखिए यहाँ पर जो स्वर संधि होगी वो होगी अन्वय में। तो अगर हम अन्वय इसका अगर हम संधि विच्छेद करें तो क्या हो जाएगा? अनु अनु धन अय। तो देखिए ऊ ओ से मिल रहा तो उसका हो जाता है वो। यहाँ पर देखते हैं वो हो जा रहा है। तो ये कौन सी है? स्वर संधि के 5 भेद होते हैं, उन्हीं में से एक भेद है यण संधि। तो यहाँ पर यण संधि है आपकी, तो क हो जाएगा हमारा स्वर संधि। 34वां प्रश्न है मनोबल में संधि है? क स्वर संधि, ख व्यंजन संधि, ग दीर्घ संधि या घ विसर्ग संधि। तो देखिए जो मनोबल है अगर इसका हम संधि करें, संधि विच्छेद, तो होगा मनः धन बल। मनः धन बल। ये देखिए यहाँ पर जो विसर्ग लगा हुआ है, 2 बिंदु आप देख सकते हैं, तो इसका ओ की मात्रा हो जाती है, तो ये हो जाता है मनः बल मनोबल। इसी तरह देखिए यशः धन बल यशोबल हो जाता है। तपः धन वन तपोवन हो जाता है। तो ये सभी आते हैं विसर्ग संधि के अंतर्गत। तो आंसर होगा मनोबल का विसर्ग संधि। 35वां प्रश्न है चौकी का तत्सम है? तत्सम, तत्सम यानी कि संस्कृत। क चौपाया, ख चतुष्पद, ग चतुष्पादिका या घ चतुष्कोण। तो चौकी का तत्सम होगा चतुष्पादिका। 36वां प्रश्न सूचिका का तद्भव शब्द है? सूचिका का तद्भव क सूचना, ख क्रम संख्या, ग सुई या घ इनमें से कोई नहीं। तो देखिए जो तद्भव होते हैं ये संस्कृत से ही परिवर्तित होकर हिंदी में आए हुए शब्द हैं। तो सूचिका से है जो तद्भव शब्द वो है सुई। अगला प्रश्न है 37वां आचार्य रामचंद्र शुक्ल का निबंध संग्रह जिसका नाम है चिंतामणि सर्वप्रथम किस नाम से प्रकाशित हुआ था? क विचार कौस्तुभ, ख विचार मणि, ग विचार बैन या घ विचार वीथी। तो ये किस नाम से हुआ था? विचार वीथी नाम से। अगला प्रश्न है हार की जीत कहानी के लेखक कौन हैं? क विश्वंभरनाथ शर्मा कौशिक, ख प्रेमचंद, ग सुदर्शन या घ डॉक्टर विलास शर्मा। तो देखिए हार की जीत बहुत प्रसिद्ध कहानी है, तो ये लिखी है सुदर्शन जी ने। 39वां प्रश्न है निम्नलिखित में से किसे ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला? ध्यान दीजिएगा नहीं पर। क जयशंकर प्रसाद, ख महादेवी वर्मा, ग रामधारी सिंह दिनकर या घ नरेश मेहता। तो देखिए यहाँ पर सभी को मिला है लेकिन किसे नहीं मिला है? जयशंकर प्रसाद जी को। तो हमारा आंसर हो जाएगा जयशंकर प्रसाद जी। बाकी महादेवी वर्मा, रामधारी सिंह दिनकर और नरेश मेहता जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। तो फ्रेंड्स इस प्रश्नोत्तरी का जो अंतिम 40वां प्रश्न है वो है केशव कही ना जाय का कहिए किस काव्य कृति की पंक्ति है?
क सूरसागर, ख रामचंद्रिका, ग विनय पत्रिका या घ कृष्ण गीतावली। तो देखिए वैसे केशव कहीं ना जाई का कहिए, ये तुलसीदास जी की पंक्ति है और उनकी जो ब्रज भाषा की रचना है विनय पत्रिका, तो इसमें ये पंक्ति है। तो फ्रेंड्स ये था आज का प्रश्नोत्तर भाग 22। तो जल्द ही मैं और भी प्रश्न आप लोगों के लिए लेकर आऊँगा। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।